हरियाणा में वोट डल चुके, जम्मू कश्मीर में डल चुके और कल सुबह का सूर्य वहां की पार्टियों के लिए सौभाग्य लेकर आएगा। किसी एक को सत्ता में लाएगा, किसी एक को सत्ता से बाहर करेगा। क्या हरियाणा में वापस कांग्रेस के 10 सालों के बाद चौधराहट लौट रही है, या फिर वहां बीजेपी चौधराहट का तीसरा दौर शुरू करने वाली है? बिल्कुल वैसे ही जम्मू कश्मीर में क्या जमहूरियत 370 को वापस चाहती है या 370 को हमेशा के लिए देश से बाहर करना चाहती है? सवाल इन सब के बीच में घूम रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर के अंदर 10 सालों के बाद वोट पड़े और जमकर पड़े। वहीं कांग्रेस सोच रही है कि 10 सालों के बाद जो सूखा था वो सूखा हरियाणा में खत्म होगा। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल की भूमिका हरियाणा में क्या रहेगी? क्योंकि जब किसान आंदोलन हुआ तो अरविंद केजरीवाल वो थे जो उनके टेंटों के अंदर पहुंचे थे, पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था की थी। तो क्या अब उसको चुकाने का वक्त वहां पर आया? और जाटलैंड जिसके लिए कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के साथ इस बार एक तरफा चली है, क्या उसमें अरविंद केजरीवाल इतना डैमेज कर पाएंगे कि बीजेपी को फायदा हो जाए? आज बात इसी मुद्दे पर कि दोनों जगहों पर एक पूर्ण राज्य है और एक केंद्र शासित राज्य के अंदर किसकी सरकार बनेगी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अपूर्वा सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा जी हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जुड़ गए हैं। दिनेश जी, शुरुआत आपके साथ, जरा बताइए, हरियाणा से शुरू करते हैं। हरियाणा में क्या वाकई के अंदर आम आदमी पार्टी कितना डैमेज करेगी, इस पर बीजेपी की नजर है, या बीजेपी इनसाइड मान चुकी है कि एग्जिट पोल जो बता रहे हैं उसमें 90% सही हो सकता है और वो सत्ता से बाहर जा रहे हैं? क्या कुछ आपका आकलन हरियाणा को लेकर? मतलब उसमें ये कहा था कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। और देखिए, बहुत से लोगों के लिए दिल की धड़कन बढ़ाने वाली रात है। सियासत से जितने लोग जो जुड़े हैं तो अभी इस टाइम पे वो ग्लूड है एक तरह से, कि उनको लग रहा है कि ठीक है, अब कुछ घंटे का जो फासला बचा है तो किसकी तरफ किस करवट ऊंट बैठेगा, किस तरफ क्या, किसकी चौधराहट कायम रहेगी, किसकी जाएगी, तो ये देखने की बातें हैं। और कुछ घंटों के बाद हमें देखने को सब चीजें मिल जाएंगी क्लियर। तो देखिए, अभी जैसे कुछ अहम चीजें अगर देखी जाए तो जैसे अब मतलब कुछ पत्रकार साथियों ने जिन्होंने जैसे कि सर्वे किया और ग्राउंड पे जाके लाखों लोगों के सैंपल जैसे लेकर के और उनसे पूछताछ करके सब जो एक आकलन निकाला, तो हमें देखिए उनका भी सम्मान करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, उन्होंने एक तरह से पूरा दिन और रात एक करके और चुनावी समय में लाखों लोगों से जो बातचीत करके उसका जो निष्कर्ष निचोड़ निकाला, उसके मुताबिक देखिए हरियाणा और जैसे कि जम्मू कश्मीर दोनों की अगर बातचीत करें तो दोनों में देखिए एक तरह से बढ़त उसमें दिखाई जा रही है कि कांग्रेस गठबंधन जो है उसको, जैसे कि जम्मू कश्मीर में, और उसी तरीके से कांग्रेस जो है उसको अगर पत्रकारों की बात को और विश्लेषण की बात को या ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें या सर्वे की बात करें, उसके हिसाब से 50+ के आसपास दिया जा रहा है। उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा करके अगर बोले कि ठीक है क्या यही रहेगा आंकड़ा, तो ये बातें देखिए उसमें कुछ घंटे का फासला है। लेकिन उसके साथ साथ ये चीजें रहेंगी कि मतलब जैसे कुछ चीजें थी कि जैसे अपने तरीके से अगर कांग्रेस ने अगर एकजुट होकर लड़ा है तो देखिए मतलब आंकड़ा का जहां तक रहेगा यही रहेगा। लेकिन उसके साथ अगर जैसे कि वोट काटने वाली चीजें कुछ जगह, क्योंकि जैसे पिछली बार का 2014 का बोले या 2009 का बोले और या 2019 का बोले, तो उन तीनों में विजेंद्र जी करीब करीब 25 सीटें ऐसी थी जिसपे कि मतलब बहुत थिन मार्जिन के साथ में जीत और हार का अंतर था। करीब 5000 वोटों से हार और जीत तय हो गई थी। तो उन पे क्या रहेगा? और दूसरा क्या है कि इस बार मतलब जो विभिन्न चीजें हैं कि जैसे पहले सर्वे की जाट और अन्य बिरादरी और उन सबको लेकर के चुनाव था, इस बार का चुनाव थोड़ा भिन्न रहा। उसमें कह रहा है कि दलित कार्ड है वो भी मतलब सामने आया, क्योंकि करीब 21-22% के आसपास वोट्स हैं जो दलित कमांड करते हैं, और करीब 17-18 सीट हैं पर जो सीधे तरीके से उसमें सीधे मतलब रिजर्व है, और सीधे तरीके से उसके अलावा 2-4 सीट और भी हैं। तो उसमें देखिए शैलजा जी उनका असर भी है, जैसे इस तरीके से हमारे भाजपा भी जैसे उसमें लोग हैं या अन्य जैसे कि और जो सीट्स हैं, मतलब हर तरह की चीजें। तो जो भी जैसे लोग हैं उस तरीके से अपने तरीके से, जैसे गठबंधन बीएसपी का, चंद्रशेखर का जेजेपी के साथ में, तो ये इस तरीके से ये गठबंधन किस तरीके से क्या कर पाएंगे वो सब देखने की चीजें हैं। आम आदमी पार्टी जहां तक अच्छा, आपको कितनी संभावना देखती है दिनेश जी कि दोनों जगह त्रिशंकु सरकार के आसार बन जाए? क्योंकि दोनों में कई समानताएं हैं। पहली समानता हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, उधर जम्मू अलग चलता है, कश्मीर अलग चलता है। हरियाणा में भी बिल्कुल वैसे ही है, दक्षिण हरियाणा अलग चलता है, जाटलैंड अलग चलती है। वहां 370 हटाने का मामला जिसको राष्ट्र से जोड़ा गया, और हरियाणा के अंदर किसानों के 3
जो कानून लाए गए थे उसको राष्ट्र के साथ जोड़ा गया। हरियाणा में एक और फैक्टर काम करता है सर, हरियाणा में फैक्टर काम करता है महिला अस्मिता, क्योंकि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया, क्या वो जमीन पर आया? बिल्कुल ऐसे ही 35A का जम्मू कश्मीर में हटना, यह बहुत अलग आइडियोलॉजी के साथ का चुनाव है सर, और यह एस्टेब्लिश करेगा कि कौन सी आइडियोलॉजी को जनता पसंद कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा कि जवान, पहलवान, किसान, तीनों मुद्दे जो है पूरे तरीके से छाए रहे, और कहीं ना कहीं उसका नैरेटिव कितना असर करेगा, क्या करेगा, वो चीज देखो साफ साफ, जैसे कि जो एग्जिट पोल है उसमें एग्जिट पोल बन पाते हैं या नहीं पाते हैं, तो वो देखने की बातचीत कुछ घंटे की सिर्फ रह गई है। लेकिन उसके साथ देखिए, जैसे कि अब जैसे कुछ चीज सीमित जगह है, जैसे कि अब इसमें एक चीज और देखने को मिलेगी, मैं बताऊं कि इसमें परिवारवाद का, जैसे कि चौटाला परिवार बोले या हुड्डा परिवार बोले, या जैसे अन्य जैसे कि देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल, तो तीनों मतलब ये परिवार हो गए। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, तो ये 4-5 चीजें हैं, ये फैक्टर पे रहेंगी। लेकिन इसके साथ जो मुद्दे जो हैं उनकी गंभीरता के साथ साथ लेकर के ये सारे मुद्दे सम्मिलित होकर के, और अगर जैसे कि ये अगर आंकड़े बिल्कुल सटीक अगर बैठते हैं, तो वीरेंद्र जी हमें एक नया दौर देखने को मिलेगा कल। और सिर्फ परिवारवाद का एक तरह से पूरे तरीके से खात्मा तो नहीं करता, लेकिन बहुत नीचे हद तक आ जाएंगे। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ मिथिलेश जैमिनी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मिथिलेश जैमिनी जी, अब भगवा रंग में कोई खास वजह? नहीं सर, ऐसी कोई वजह नहीं भगवा रंग की, लेकिन जो सबसे अहम चीज है कि भगवा रंग का कल टेस्ट, लिटमस टेस्ट, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोकतंत्र में एक नई इबारत लिखी, धारा 370 को ख़त्म की, 35A को ख़त्म की, और उसके खिलाफ एक मूवमेंट भी खड़ा हुआ, लेकिन कश्मीर की जनता ने जो लाड प्यार दिखाया घाटी वालों ने, उसका कल फैसला आएगा। और अगर उस फैसले में अगर भगवा रंग मजबूत हो जाता है, तो शायद आज़ादी के 75 साल बाद घाटी से एक नई लोकतंत्र की इबारत लिखी जाएगी, और उससे कहा जाएगा कि लोकतंत्र दुनिया का सबसे बेहतरीन राज चलाने का सिस्टम है। लेकिन जहां तक हरियाणा की बात है, वहां बड़ा पेचीदा फेस है। अगर 50 से 55 सीटें आती है, तो दीपेंद्र हुड्डा के पिताजी भूपेंद्र हुड्डा का दावा बहुत मजबूत होगा, क्योंकि 10 साल से वो वहां जनता अदालत लगा रहे हैं और अपने दम पर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से आज राजस्थान की धरती पर आकर कुमारी शैलजा ने जो सालासर बालाजी के दरबार में हाजिरी लगाई है, उससे सियासी बाजार गर्मा गया है। क्योंकि जो गांधी परिवार है उसकी इबारत कुछ अलग ही रही है। अगर 98, 8 और 2018 की बात करें, तो राजस्थान में गांधी परिवार ने अपना करिश्मा दिखाया। जहां 98 में परशुराम मदेरणा दरकिनार किए गए, जहां 8 में सीपी जोशी दरकिनार गए और 18 में 21 से 99 में लाने वाले सचिन पायलट दरकिनार किए गए। ऐसा अगर कोई नजारा हरियाणा में देखने को मिल जाता है, तो निश्चित रूप से, लेकिन हरियाणा का चुनाव राजस्थान के कई नेताओं का भाग्य भी तय करेगा। उनमें बीजेपी के सतीश पूनिया, और राजस्थान में एकमात्र जो सांसद हैं आरएलपी के, जिन्होंने अपना हेलीकॉप्टर उड़ाया, और जो चौटाला परिवार 2 खंडों में विभक्त था, दिग्विजय चौटाला का भी प्रचार किया, अभय चौटाला का भी, और हर्ष छिकारा जो बहुत लोकप्रिय हैं, सोमवीर सिंह। तो ये तमाम जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं, क्या कल कुछ नई इबारत लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और भजनलाल जी का भी, मिथिलेश जी, क्योंकि हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा के अंदर मुझे लगता नहीं कि बीजेपी को ज्यादा दिक्कत आएगी। दिक्कत आएगी जाटलैंड में। अब मैं ये सोच रहा हूं कि क्या वाकई में जब किसान आंदोलन हुआ, आपको ध्यान होगा अरविंद केजरीवाल पानी पिलाने भी पहुंचे थे, बिजली के कनेक्शन देने भी, शौचालय भी वहां लगा दिए थे, हर दूसरे दिन उनका मंत्री भी जा रहा था। अब मैं उसको आज के चुनाव से कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि तुरंत पहले जमानत पर आए वो। क्या वाकई में जाटलैंड जो बीजेपी के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें वो हमेशा अभिमन्यु बनती थी, उसको तोड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि एक पार्टी जिसके कार्यकर्ता नहीं, वो 90 सीटों पर चुनाव लड़ी है सर। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो इस बार जो हरियाणा का जो जाटलैंड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए वो बैठा हुआ था। और हरियाणा के आदमी के लिए कहा जाता है कि वो मुंह फट होता है, जो कहना है मुंह पे कहना है। तो इबके उनके मन में कुछ और ही चल रहा था, और इबके मन चलने के कारण ही जिस हिसाब से भूपेंद्र हुड्डा की जो मीटिंगों में भीड़ उमड़ी, और जो गाना फसल और नस्ल पर जो संकट आया तो किसानी अड़ जाएंगी, वो गाना जो किसान आंदोलन से निकला, वो किसान आंदोलन का गाना इस चुनाव में सबसे ज्यादा कांग्रेस के मंच पर झूमा। और जो जलेबी की मशीन, वो भी बहुत चर्चा में रही। और अशोक तंवर ने जो लास्ट मोमेंट पर गुगली डाली,
उसने जो दलित वोट बैंक में बीजेपी की बड़ी सेंधमारी की। तो कहीं न कहीं बीजेपी खट्टर को हटाना, नायाब सैनी को लाना, और कहीं न कहीं राजस्थान के भविष्य में यमुना जल समझौता अगर ठीक सरकार है, लेकिन बदलती अनिल विज कह रहे हैं कि भाई वो सबसे सीनियर है मुख्यमंत्री, तो उनको ही बनना चाहिए। अब इस बयान के भी अपने आप में मायने होंगे, क्योंकि वहां वो वोट बैंक कम नहीं है। वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अपूर्वा सिंह जी, क्या मानकर चले मैम कि 10 साल के कार्यकाल के दौरान जो हरियाणा पर फोकस रहा, क्योंकि बहुत हरियाणा में जो रहते हैं ना, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से समझा है कि जब कांग्रेस की सरकार आई तो पूरा जाटलैंड डेवलप कर दिया गया, ऐसी ऐसी जगहों पर डेवलपमेंट कर दी गई वहां जहां दिन में 2-4 कारें भी नहीं चलती। बीजेपी की सरकार आई तो पूरा दक्षिण हरियाणा डेवलप कर दिया गया, उधर की तरफ बहुत ज्यादा फोकस नहीं हुआ। क्या हरियाणा अपने आप में पार्टियों के बीच में बटा हुआ है और उसी का खामियाजा बीजेपी भुगतेगी? देखिए विजेंद्र जी, शुरुआत करूंगी। अभी दिनेश जी ने कहा था कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो मैं कहूंगी ना तो ये रात अंतिम है, ना ये भारी है। अगले 5 वर्ष जनसेवा की भाजपा की पूरी तैयारी है। बात यह है कि आज हम जितनी भी बातें कर रहे हैं सब जनमत पे कर रहे हैं, मगर जनमत में और जनादेश के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर होता है। हरियाणा की जो जनता है, जो वहाँ के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, वो बहुत समझदार है। आप देखिए 2004 से 14 जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने वहाँ पे एक मुश्त रूप से जो है वो कांग्रेस को चुना। उसके बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उनको पता है कि हरियाणा की दूरी दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। उनको पता है कि अगर राज्य का विकास करना है, राज्य के अंदर पॉलिसीज लेकर आनी है, सेंटर की सारी पॉलिसीज का डायरेक्ट लाभ उठाना है, तो डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। तो हरियाणा की जो जनता है वो बहुत समझदार है और डबल इंजन की सरकार बनने की पूरी तैयारी है। जहां तक बात रही ये कि अभी सारे जने बड़े नैरेटिव्स पर बात कर रहे हैं और आकलन पे बात कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी 2023 के अंदर ही रिसेंट एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी कांग्रेस को प्योर मैंडेट दिखाया था, मगर हुआ क्या, बिल्कुल उसका रिवर्सल हुआ। 2017 का यूपी का चुनाव याद करिए, हम पार्लियामेंट में आ जाइए, 24 तो बिल्कुल नजदीक है। बिल्कुल है, 24 में तो 420 तक दिखा दी गई थी, 418 दिखा दी गई। तो विजेंद्र जी बहुत अंतर नहीं है, आज भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की ही है। और जितनी हम यहाँ पे जवान, किसान और पहलवान की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि जवान, पहलवान और किसान का जो मुद्दा था, उठने के बाद में लोकसभा के चुनाव हुए, 10 में से 5 सीटें हमारे ही पास में हैं। तो जनता का जो मैंडेट है वो बिल्कुल शुद्ध है, विकास की धारा जनता बहाना चाहती है। और 2019 में कितनी सीटें थी मैम? ठीक है, मैंने माना उनसे 4 सीटें हमारी कम हुई है, मगर फिर भी 50% सीट्स आर विद अस हमारे पास में, तब भी 50% राजस्थान में कितनी थी मैम? राजस्थान में 25 थी, मगर ठीक है, जनता का जो आदेश होता है वो हमें शिरोधार्य होता है। मगर बात यह है कि जिस हिसाब से ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जवान, पहलवान और किसान का मुद्दा है, इसलिए हरियाणा इस बार भारतीय जनता पार्टी लूज करने वाली है, तो ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है। क्यों? क्योंकि इन तीनों मुद्दों के बाद में लोकसभा के चुनाव से हम गुजरे और हम वहां पे 50% सीट्स लेकर आए और अच्छी खासी संख्या से लेकर आए हैं। मैंने इसलिए जिक्र किया था मैम, जाटलैंड वर्सेस दक्षिण हरियाणा का। देखिए आप उसको खंगालिएगा और वो बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। पंकज शर्मा, क्या वाकई में कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है अपने उन नेताओं को मनाने की जिनके लिए हाईकमान अगर कोई फैसला दे तो उसको कम से कम स्वीकार कर ले? देखिए विजेंद्र जी, काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती है। जिस तरीके से लगातार बीजेपी ने झूठ और जुमलों की राजनीति की है वो सब लोगों ने देखा है। जिस तरीके से इनकी कथनी और करनी में अंतर है वो पूरे देश ने देखा है। लगातार प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों में ये लोग सरकारें गिराते रहे हैं और अब ये जनता भी समझने लगी कि जो बहुत बड़े मुद्दे हैं, जो जनता के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, अगर मैं हरियाणा के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो जो जवान, किसान और पहलवान की हम लोग बात कर रहे हैं। किसान किस तरीके से सड़कों पर बैठे रहे, सरहदों पर बैठे रहे, 700 से ज़्यादा किसान मारे गए लेकिन ये सरकार चुप रही। किस तरीके से पहलवान बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया, ये सरकार तब भी चुप बैठी रही। ये सरकार जब अग्निवीर जैसी योजना आई और जो युवाओं के सपनों के साथ कुठाराघात हुआ, ये सरकार तब भी चुप बैठी रही। और अभी आप एक बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि हरियाणा में महिला अस्मिता की बात बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आप सबको पता होगा कि किस तरीके से राम रहीम जैसे लोगों को केवल चुनावी टूल किट की तरह बीजेपी इस्तेमाल करती है, कैसे उनको चुनावों से पहले बाहर निकालती है और केवल चुनाव को, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए उनका यूज करती है, ये हम सब लोगों ने देखा है। देखिए देश समझदार हो गया है। यहाँ बेरोजगारी की बात करनी पड़ेगी। हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। आप लगातार बेरोजगारी दर की बात नहीं कर रहे हैं, किसानों की जो एमएसपी की बात है उस पर बात नहीं कर रहे हैं, और जो जिस तरीके से लगातार वहां महिलाओं की, बुजुर्गों की, किसानों की, पिछड़ों के साथ जो कुठाराघात हो रहा है, मुझे लगता है कि वो अब जनता समझ गई और वहां लगा बहुत अच्छे तरीके से जनता ने कांग्रेस को वोट दिया होगा। दे देंगे भाई?
नहीं, हरियाणा में दे देंगे क्या? नहीं, देखिए, जो राज्य स्तर पे जो चीजें हो सकती है वो राज्य स्तर पे जो हमारी सरकार आएगी तो करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार से भी हम लगातार कम्युनिकेट करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन। राजस्थान में आपकी सरकार थी ना सर, मुझे बताइए कितनी एमएसपी की गारंटी थी आपने? राजस्थान मैम एक मिनट देखिए, राजस्थान, दूसरा जम्मू कश्मीर के अंदर भी अभी तक जो एग्जिट पोल, हम क्योंकि डिस्कशन एग्जिट पोल पर कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, जना, मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्या वाकई में 370 वापस ले लेंगे? नहीं, देखिए, कहां मेंशन किया हमने 370 वापस ले लेंगे या 35 सर, जिनके साथ आपका गठबंधन है भाई, मेरी बात आपने हमारा मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा। मैनिफेस्टो आपको पढ़ना चाहिए। मैनिफेस्टो में हमने केवल, मैं बार बार मैं ये कह रहा हूं, देखिए, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वृद्धजनों के लिए हम पंकज शर्मा अब ये कह रहे हैं कि आप उस पार्टी के साथ गठबंधन जम्मू कश्मीर में नहीं करेंगे जो 370 की बहाली की बात करेगी। देखिए, हम लोग जनहित से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रहे हैं, युवा, किसान, महिला, इनकी बात कर रहे हैं। शर्मा जी, आप ये कह रहे हैं भाई क्योंकि अब वोट तो डल गया, अब तो देश के लिए सोचना पड़ेगा ना। मैं कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस किसी ऐसी ताकत से हाथ नहीं मिलाएगी जो 370 की बहाली की बात करेगी। देखिए, मेरी बात सुनिए विजेंद्र जी, कांग्रेस ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो भी सहयोगी दल है उनके साथ बनाया है और उसका एक मैनिफेस्टो हम लोगों ने जारी किया है। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, हम सिर्फ उसी पे साथ में सहयोगियों के साथ काम करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। और जो देश हित में होगा वो देश हित की है, जो हमारी भी प्राथमिकता है, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है, देश हित से उत्तर कुछ भी नहीं है। ठीक है, दिनेश सिंह जी, क्या कांग्रेस के अंदर, क्योंकि आप कह रहे हैं ना यही रात अंतिम, यही रात भारी, ये पार्टियों पर नहीं कई नेताओं पर भी भारी पड़ेगी सर, जो सपने देख रहे होंगे अभी से कि भाई मैं मुख्यमंत्री के लिए कुर्ता पजामा सिलवा लेता हूं या कोई और ड्रेस सिलवा लेता हूं, धोती कुर्ता सिलवा लेता हूं, वगैरह वगैरह जो भी है। क्या कांग्रेस के अंदर खेमेबाजी आपको नजर आ रही है अभी? जी, पूरे तरीके से विजेंद्र जी। दूसरा देखिए, अभी थोड़ा सा मैं क्या आपकी इजाजत से बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के से बातचीत है तो 335 का हो गया और 370 हो गया, तो दोनों को हटाने का, दोनों की बहाली की बातचीत भी हुई। उसके साथ एक अहम मुद्दा जो है पोलराइज करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में बोला कि शंकराचार्य मंदिर जो है उसका नाम बदल करके, और हम लोग जो जीतने के बाद में, और तख्ते सुलेमान कर देंगे और हरि पर्वत का नाम बदल के कोहिमारा कर देंगे। तो ये अपने आप में चीजें क्या थी, ये कहने की बातें हैं। दूसरा देखिए, हरियाणा पर वापस आते हैं तो हरियाणा में माफी के साथ आपको रोक रहा हूं दिनेश जी, मैं इसको थोड़ा और सही करूंगा। वो शंकराचार्य मंदिर नहीं है, वो शिव मंदिर है। शिव मंदिर है सर, वो वहां एक नैरेटिव है सर, शिव मंदिर बहुत ऊपर है, जब उससे नीचे आएंगे तो शंकराचार्य जी की मूर्ति मिलेगी और उससे कम से कम आप 20 सीढ़ियां नीचे आएंगे तो तख्ते सुलेमानी मिलेगा, तो वो शिव मंदिर है। मैनिफेस्टो में उनका जिक्र किया गया कि हम लोग नाम बदल के कर देंगे, उसके बारे में काफी होला मचाया गया और काफी ज्यादा एक तरह से शोर शराबा काफी हुआ। तो देखिए, आप वापस हरियाणा की अगर बातचीत जैसे करें विजेंद्र जी, तो उसमें देखिए ऐसा है कि शैलजा जी की बातचीत जैसे करें तो शैलजा जी पहले तरीके से मुकर रही है और 72 टिकटें पूरे तरीके से हुड्डा परिवार के कहने पे, एक तरह से हुड्डा सीनियर जो थे उन्होंने जो टिकटें अपने हाथ से कह करके और दीपेंद्र हुड्डा उनसे बंटवाई, तो एक तरह से लॉयल्टी ये होगी कि ठीक है, अगर चाहे मैं बनूं चाहे मेरा बेटा बने, तो अपने तरीके से वो नैरेटिव सेट करने का, और जैसे कि जिसके हाथ से टिकट मिलती है तो कहीं ना कहीं लॉयल्टी जो है वो कैंडिडेट की उसकी तरफ बन जाती है। तो वो एक पहली बात ये होगी, तो एक तरह से नया कुनबा खड़ा करने की या नए तरीके से एक वो बनाने की कोशिश थी। दूसरा, शैलजा जी जो है कह रहे हैं कि अगर एक बार के लिए सोच लिया जाए सर, क्योंकि ये अजम्पशन है दिनेश जी, ये सिर्फ अजम्पशन है, एक बार के लिए सोच लिया जाए कि चलिए कांग्रेस बहुमत में है और वहां अब शैलजा या XYZ को बनाया जा रहा है हुड्डा परिवार से इतर, तो आप ये कह रहे हैं कि हुड्डा परिवार ने जितनी टिकटें बांटी उनमें से जितने जीत कर आएंगे वो एक खेमे में नजर आएंगे, कांग्रेस के साथ नहीं होंगे। हाँ, खेमे भाई मैं बता रहा हूँ, उसी पे इंडिविजुअल एक तरह से देखिए मान के चलेंगे कि जैसे कि जो SC कैंडिडेट्स हैं उनकी लॉयल्टी कहीं ना कहीं जो है शैलजा जी है उनकी तरफ है। और उसके बाद देखिए जैसे कि अभी छूट मतलब जो भी चीज जैसे कि कहीं ना कहीं नैरेटिव जो है वो मतलब वो बढ़ने की बातचीत की गई या कुछ भी बातचीत की गई, तो अशोक तंवर देखिए उनकी भी कहीं ना कहीं भूमिका जरूर होगी। अभी जैसे कि हाथ मिलाने की कोशिश जरूर की गई, जैसे महेंद्रगढ़ की रैली थी जहां पर दोपहर तक प्रचार पहले अशोक तंवर जो है भाजपा के लिए कर रहे थे, दोपहर को उन्होंने ज्वाइन किया, कांग्रेस को वापस ज्वाइन किया और उसमें दोबारा दूर से ही उन्होंने हुड्डा जी जो है उनको नमस्कार किया। तो नजदीक आने की बातचीत नहीं रही, दिल मिलने की बातचीत नहीं रही, तो उसमें कहीं ना कहीं देखिए अगेन वो चीजें कहीं ना कहीं ये रात जो है भारी पड़ेगी। उसके अलावा देखिए क्या वाकई में बीजेपी ने दोनों ही जगहों के लिए प्लान ए तो सबको पता है कि वोट जो आएंगे उसके हिसाब से होगा, प्लान बी और प्लान सी पे और भी काम करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुमत के लिए एक और फैक्टर काम करेगा कि उपराज्यपाल कितने विधायकों को वहां चुनते हैं। मैं गलत नहीं तो 5 को वहां नॉमिनेट कर सकते हैं और एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, 5 को नॉमिनेट कर सकते हैं। और जो इनकी पुरानी
वफादार है पीडीपी, जो कश्मीर में अधिक स्वायत्ता की पैरवी करती है, उससे हाथ मिलाया जा सकता है। तो कहीं न कहीं कश्मीर के लिए प्लान बी तैयार है, तो हरियाणा के लिए भी प्लान बी, जो डिवाइडेशन नजर आ रहा है कि रणदीप सुरजेवाला, सैलजा और हुड्डा, इसमें जो राहुल गांधी के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो जिस तरीके से बीजेपी ने नई पीढ़ी को लेके आए, चाहे विष्णु साय को, चाहे मोहन यादव को, चाहे राजस्थान में भजन लाल को, तो क्या दीपेंद्र हुड्डा को लाकर कमलनाथ को और अशोक गहलोत को मैसेज दे सकते हैं कि अब आपका उम्र हो गई है, हम नई पीढ़ी हर जगह लॉन्च कर रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो बीजेपी की तरह वैसा हो गया जैसा 25 सितंबर को यहां से दिया गया, वैसा वहां से आ गया। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राहुल गांधी जिस हिसाब से अब गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा मौका है कि वो अपनी शक्ति प्रमाणित करे और ये बताए कि मेरा दंड में, मेरे जो डंडा है उसमें दम है और मैंने दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बना दिया और अब नई पीढ़ी का मौका है। तो जो कांग्रेस से नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं उनमें नया मैसेज जाएगा जो बीजेपी ने किया है। फाइनल कमेंट आपसे, जम्मू कश्मीर पर मैं आपसे सवाल का जवाब चाहूंगा, क्या वाकई में शिकारा के अंदर एक बार फिर से फोटो खिंचाए जा सकते हैं अगर सत्ता में आने की मजबूरी हो जाए? देखिए विजेंद्र जी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, क्योंकि वहां की लोगों के आंखों में मैंने वो सुरक्षा का भाव देखा है, उस जो विकास की लहर है उसकी वहां पे तैयारी देखी है। जिस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लोग सिर्फ गोली की गड़गड़ाहट और बम के धमाकों को सुना करते थे, वहां पे IIT, IIM और एम्स का कैंपस खड़ा हुआ देखा है। वहां के लोगों के आंखों में अब सपने दिखने शुरू हुए। जम्मू या कश्मीर दोनों बहुत अलग है। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर अलग, आप कहां पर गए? ज्योग्राफिकली अलग हो सकते हैं, पर जम्मू एंड कश्मीर हमारे लिए रीजन में सिविलियंस मारे जा रहे हैं, हमारे लिए एक ही राज्य है। हम कभी भी कश्मीर को अपने से अलग नहीं समझते। कश्मीर अरे मैम, दोनों देश के अभिन्न अंग हैं, सवाल ये है ही नहीं, लेकिन दोनों बहुत अलग है, मानिए इस बात को। अब बताइए आप कहां की बात कर रहे हैं, कश्मीर की या जम्मू? बताइए, धारा 370 किसके लिए हटी? कश्मीर के लिए हटी ना। आज अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट जाता है, वहां पे नौकरियां आती हैं, तो वहां की आवाम के लिए ही तो वहां पे विकास का रास्ता खुलता है। तो 370 आप मुझे नहीं, मैं मेरी वहां पे ड्यूटी जम्मू में थी, कश्मीर में नहीं थी, मगर फिर भी मैं आपको कश्मीर की लहर तस्वीर नजर आएगी मैम। नहीं कश्मीर जाते में कश्मीर के अंदर विजेंद्र जी इस बार बहुत अलग चीज हुई है। जम्मू में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिविलियंस मारे जा रहे हैं, मुझे लगता है उस पर इनका सवाल पूछे जाने चाहिए। वहां पे बेरोजगारी दर जो है, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, बड़ा सवाल है वहां पर। अपूर्वा जी, अपूर्वा जी, विकास के लिए वोट ठीक है, आपको मैम हकीकत पता चलती है। अपूर्वा जी, आप वहां जाते कश्मीर में, फिर एक वोट लेते, फिर कश्मीरी पंडितों के घर जाते जो जले हुए थे, कालिकास तक है, शिव मंदिर को देखते जहां नंदी खंडित हैं, शिवलिंग आज तक बंद है वहां, और वहां केंद्र शासित प्रदेश है मैम, वो केंद्र शासित है। कामों को करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, इसीलिए पंकज शर्मा जी, क्या कांग्रेस के अंदर किसी को जिम्मेदारी दी गई है फिलहाल कि भाई सबको एक साथ लाइए, एक साथ बैठाइए, इंटरनली बातचीत होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि खेमेबाजी शुरू हो जाए? नहीं, देखिए विजेंद्र जी, कल जनादेश का दिन है और कल एक बार जब जनादेश आएगा तो कांग्रेस का एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया हम लोग फॉलो करते हैं कि सभी विधायकों से पूछकर जो विधायक दल की मीटिंग होती है उसके बाद में विधायक दल का नेता चुना जाता है। हम बीजेपी की तरह पर्ची नहीं निकालते हैं कि दिल्ली से आ जाएंगे, पर्ची निकाल देंगे और मुख्यमंत्री नियुक्ति कर देंगे, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। क्या हुआ था जो पर्ची आई? नहीं, आप देखिए ना, जैसे दिल्ली की जो पर्ची सरकार है किस तरीके से चल रही है, आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है, बीजेपी में पर्ची निकलती है, आप देख लीजिए ना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह पर्ची निकली, सिर्फ पर्ची सिस्टम काम कर रहा है। वहां कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस थोड़ी फॉलो किया गया, वहां कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। राजस्थान में मत कहिए भाई, क्योंकि जब सबको बुलाया गया था ना, तब सब कहीं और बैठकर इस्तीफे दे रहे थे कांग्रेस के अंदर ही, यहां मत कहिए। हरियाणा में हो सकता है स्थिति अलग हो। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। इन दोनों राज्यों का परिणाम देश की राजनीति को एक नई दिशा देगा, ये तय है। यह दिशा देगा कि देश विकास के मुद्दे के साथ आगे बढ़ रहा है। 370 को क्या इतिहास मान चुका है या उसके साथ अभी भी उम्मीदें बांधकर बैठा है? और क्या जिन तरीके से हरियाणा के इश्यूज को उठाया गया, क्या उसके बावजूद, उस नाराजगी के बावजूद जनता बीजेपी पर भरोसा करती है या वहां एक बड़ा परिवर्तन करती है? और इन सब के बीच में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, यह भी कल तय होगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ और सुबह से फर्स्ट इंडिया पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के परिणाम जरूर देखिएगा।